सियासत में आने से पहले राजीव और सोनिया की दुनिया ही अलग थी। राजीव अपनी पायलट की नौकरी में खुश थे और सोनिया एक आम हाउसवाइफ के रूप में। मीडिया की सुर्खियों से अलग राजीव और सोनिया आम कपल्स की तरफ फिल्म देखने जाते, रेस्टोरेंट्स में बच्चों के साथ डिनर के लिए जाते। राजीव को खाने पीने का बेहद शौक था। वीकेंड्स पर वो जब भी दिल्ली आते तो सोनिया के साथ अपनी लंब्रेटा स्कूटर से इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने आते थे। वो दोनों का प्यार था जिसके आगे कोई सियासी महत्वाकांक्षा मायने नहीं रखती थी। वो राजीव से मोहब्बत थी जिसकी खातिर सोनिया ने अपना देश, अपना परिवार छोड़कर हिंदुस्तान आने का फैसला किया। सोनिया के पिता राजीव से उनकी शादी को तैयार नहीं थे। सोनिया की जिद पर उन्होंने हाँ तो कर दी, लेकिन हिंदुस्तान आते वक्त इटली का रिटर्न टिकट भी थमा दिया था। तब पिता ने कहा था, इसे रख लो, एक दिन तुम्हें वापस इटली ही आना है। शायद पिता को अपनी 20 साल की बेटी का प्यार बचकाना लगा था, लेकिन सोनिया ने साबित किया राजीव से प्यार पल भर का नहीं बल्कि 7 जन्मों का है। अठारह साल की थी सोनिया जब लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे राजीव गांधी से मिली थी। तब कैम्ब्रिज में बेहद कम लड़कियां पढ़ने आती थी। कैंपस में लड़कियों का औसत 12 लड़कों के मुकाबले 1 का था। 18 साल की सोनिया को देखते ही दिल दे बैठे राजीव, लेकिन उस परदेसी लड़की से दिल की बात कहना आसान नहीं था। तब राजीव ने अपने एक इटालियन फ्रेंड क्रिस्टन वॉस से सोनिया से मुलाकात कराने को कहा। क्रिस्टन ने ही एक दिन रेस्टोरेंट में लंच करने आई सोनिया से राजीव को मिलवाया था। वो राजीव ही नहीं, सोनिया के लिए भी पहली नजर का प्यार था। सोनिया से मोहब्बत की बात राजीव ने मां इंदिरा को चिट्ठी लिखकर बताई थी। तब सोनिया को भी लगा था कि शायद राजीव के परिवार को विदेशी लड़की से शादी मंजूर ना हो, लेकिन इंदिरा तो उन्हें देखने लंदन चली गई। दिसंबर 1965 में लंदन गई इंदिरा ने जब खबर भिजवाई कि वो सोनिया से मिलना चाहती हैं, तब राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सोनिया डर गईं। तब इंदिरा प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन राजीव से उनके सख्त अंदाज के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। 19 साल की सोनिया नर्वस थी, लेकिन इंदिरा ने पहली ही मुलाकात में अपनी प्रेम कहानी सुनाकर सोनिया को अपना बना लिया। मुझको कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी महिला हूँ, मैं भी छोटी थी जैसे तुम आज छोटी है, और मैं भी एक आदमी से बहुत प्यार करती थी। जुलाई 1966 में सोनिया वापस इटली चली आईं, लेकिन राजीव से शादी की बात पर पिता स्टेफानो माइनो भड़क उठे। उन्हें एक अनजान देश में अपनी बेटी की शादी के ख्याल से ही एतराज था। इस दौर में राजीव की चिट्ठियां ही सोनिया का सहारा थी। दूर होकर भी राजीव का प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन सोनिया के लाख कहने पर भी पिता राजी नहीं थे। तब राजीव सोनिया के पिता से बात करने इटली गए। बातचीत में राजीव ने भरोसा दिया कि वो पायलट की नौकरी कर अपना घर चलाने में सक्षम है, लेकिन सोनिया के पिता ने दोनों को 1 साल तक इंतजार करने और एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने की शर्त रख दी। 20 अगस्त 1944 को पैदाइश के बाद 2 महीने तक नाम ही नहीं रखा जा सका था इंदिरा फिरोज के पहले बेटे का। इंदिरा ने हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट पर बच्चे का नाम राजीव रत्न लिखवा दिया था, लेकिन घर के दूसरे लोगों को ये नाम खास नहीं जचा। तब इंदिरा ने पिता जवाहरलाल नेहरू से राय मांगी। नेहरू जी ने नाम तो कई सुझाए, पर इंदिरा को कोई पसंद नहीं आया। 2 महीने गुजर गए। अब तक घर में राजीव बेबी नाम से ही पुकारे जाते रहे, लेकिन जब इंदिरा ने राजीव रत्न का मतलब समझाया तो नेहरू जी इसी नाम पर तैयार हो गए। राजीव का मतलब होता है कमल, जो उनकी मां कमला से मिलता था, और रत्न उनके पिता जवाहर से। संजय बचपन में बेहद शरारती थे, तो राजीव ठीक उनके उलट सीधे साधे और गंभीर। इसी वजह से नाना नेहरू के बेहद करीब थे राजीव। नेहरू कई बार राजीव को अपने साथ दौरे पर ले जाते। हवाई जहाज चलाने के अपने शौक को राजीव ने पहली बार नाना नेहरू से ही जाहिर किया था। नेहरू जी एक एयर शो के उद्घाटन के लिए गए थे। तब उनके साथ गए नन्हे राजीव हवाई जहाजों की कलाबाजियां देख दंग रह गए थे। शो के बाद राजीव ने नेहरू जी से कहा था, बड़ा होकर मैं भी हवाई जहाज चलाऊंगा। आगे चलकर राजीव ने किया भी वही। लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद राजीव हवाई जहाज उड़ाने का शौक नहीं छोड़ पाए। मां इंदिरा के साथ
पिता फिरोज गांधी के भी बेहद करीब थे राजीव। सिर्फ चेहरा मोहरा ही नहीं, पिता से साफगोई भी विरासत में मिली थी राजीव को। जरूरत पड़ने पर अपने कपड़े खुद ही धो लेते थे राजीव। बरसों बाद जब पायलट की नौकरी करने लगे, मोबिल ऑयल और ग्रीस के दाग की परवाह किए बगैर मैकेनिक के साथ कल पुर्जे ठीक करने में जुट जाते। एक बार अमिताभ अपने पिता का रेडियो खोलकर मुसीबत में फंस गए। लाख कोशिशों के बाद भी जब रेडियो के पुर्जे नहीं जुड़े, तब वो रेडियो अमिताभ राजीव के पास ले आए। राजीव ने उसे इतनी सफाई से ठीक किया कि हरिवंश राय बच्चन को पता भी नहीं चला कि बच्चों ने रेडियो खोला भी था। 1966 में इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन करने तक मां इंदिरा प्रधानमंत्री बन चुकी थी, लेकिन अपने साथी पायलटों के बीच बिल्कुल आम प्रोफेशनल की तरह नौकरी करते थे राजीव। पायलट के लिबास में नेहरू गांधी खानदान के उस वारिस को देख आम मुसाफिर भी दंग रह जाते। खाने पीने में भी राजीव का कोई खास शौक नहीं था। हालांकि मीठा खाना राजीव गांधी की कमजोरी थी, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद था गरीबों का खाना माने जाने वाला दलिया। 1970 में राहुल और 2 साल बाद प्रियंका के जन्म के साथ राजीव सोनिया का परिवार पूरा हो गया। लेकिन सियासी उथल पुथल के इस दौर में भी इस जोड़े का सियासत से कोई वास्ता नहीं था। इंडियन एयरलाइंस में पायलट की नौकरी के बदले राजीव को 5,000 रुपए मिलते थे। पूरा परिवार इसी में खुश था, लेकिन नेहरू गांधी परिवार में रहकर राजनीति से अलग रहना भी मुमकिन नहीं था। प्रधानमंत्री मां की मुश्किलें भी कम नहीं थीं। इसमें परिवार के नाते राजीव और सोनिया भी साथ खड़े होते। इमरजेंसी से 5 दिन पहले दिल्ली के एक रैली में सोनिया और राजीव पहली बार मां के साथ सियासी मंच पर नजर आए। 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की मौत के बाद मां को सहारा देने राजीव को सक्रिय राजनीति में उतरना पड़ा। इकतीस अक्टूबर 1984 की सुबह जब मां इंदिरा पर हमले की खबर राजीव को लगी, तब पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे राजीव। 1980 के चुनाव में भी बढ़िया जीत। भाई संजय गांधी की मौत के बाद राजीव न चाहते हुए भी राजनीति में आ चुके थे। संजय की सीट अमेठी से सांसद चुने जाने के बाद राजीव यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बना दिए गए थे। मां के साथ 1985 के आम चुनावों के लिए राजीव कमर कस चुके थे। वो राजीव हमले की खबर सुनते ही दिल्ली रवाना हो गए। कलकत्ता से दिल्ली तक के पूरे सफर में राजीव प्लेन के कॉकपिट में रहे। कंट्रोल रूम से मिलती दिल्ली की हर खबर पर बेचैन। राजीव के पास मां की मौत पर आंसू बहाने का भी वक्त नहीं था। एम्स के ऑपरेशन थिएटर में मां की लाश के पास सुबक रहे राजीव को शाम 5 बजे पार्टी मीटिंग की खबर दी गई। इसी मीटिंग में राजीव को पार्टी का नेता और देश का 6वां प्रधानमंत्री चुना जाना था। सोनिया अब तक राजीव को दिलासा दे रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की बात सुनते ही रोने लगी। रोते बिलखते बार बार कह रही थी, प्रधानमंत्री बनना कबूल मत करो। तब राजीव ने सोनिया को सीने से लगाकर चुप कराया था। तब सोनिया ने रुधे हुए गले से हाँ कही थी, लेकिन राजीव पर हमले का वो डर सोनिया दिल से कभी निकाल नहीं पाई। 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे इमरजेंसी मीटिंग में राजीव गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और 6:30 बजे अशोक हॉल में प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी गई। हालांकि उस दौर में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर मतभेद उभर चुके थे, लेकिन राजीव को प्रधानमंत्री बनाने के फैसले पर जैल सिंह भी कांग्रेस के साथ थे। इंदिरा पर हमले की खबर मिलते ही खुद जैल सिंह भी विदेश दौरे से वापस लौट आए थे। लेकिन इन सारी गहमा गहमियों के बीच एक बेटे का दिल उदास था। राजीव को उसी रात 10:30 बजे रेडियो और टीवी पर देश को संबोधित करना था, लेकिन राजीव इस हालत में नहीं थे। राजीव का वो संदेश 45 मिनट देर से प्रसारित हुआ। आपके बल और सहयोग से पूरी करूंगा। जिस शाम राजीव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसी रात दिल्ली दंगों की आग में सुलगने लगा। दंगा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बदले की भावना से भड़का था, लेकिन राजीव की नजर में यह इंदिरा के उसूलों के खिलाफ था। 2 नवंबर को राजीव ने अपने रेडियो संदेश में कहा था, दिल्ली और आसपास के शहरों में जो भी हो रहा है वो इंदिरा जी की शहादत का अपमान है। इसे फौरन रोका जाना चाहिए। 2 दिन तक जब कुछ नहीं रुका तो राजीव ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर दिल्ली में सेना की तैनाती का प्रस्ताव रखा।
3 नवंबर को जब इंदिरा की अंतिम यात्रा निकली, दिल्ली के जर्रे जर्रे पर सेना के जवान मुस्तैद थे। दंगा रुक चुका था। हिंदुस्तान की सियासत में ये नए राजीव गांधी की दस्तक थी। वो ऐतिहासिक जीत देश में युवा लहर का इशारा थी। राजीव का वो युवा जोश अमेरिकी सीनेट तक गूंज रहा था। India is an old country, but a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. वो अल्फाज नाना नेहरू और मां इंदिरा से बिल्कुल अलग थे। अमेरिकी ताकत को चुनौती देते हुए इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से दोस्ती का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन राजीव के आते आते सोवियत संघ में बिखराव के लक्षण दिखने लगे थे। राजीव ने इसे पहले ही भांप लिया। अमेरिका से दोस्ती अब वक्त की जरूरत थी। उस अमेरिका को अपने इस भाषण से जीत लिया राजीव ने। I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. यूएस की सीनेट सभा में पहले विदेशी प्रधानमंत्री थे राजीव, जिनको सारे मेंबर्स का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। भाषण के बाद तमाम सीनेटर्स ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए राजीव का हौसला बढ़ाया था। राजीव के युवा जोश से अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इतने प्रभावित हुए कि आगवानी में प्रोटोकॉल तक भूल गए। उस बूंदाबांदी में रोनाल्ड रीगन खुद छाता लेकर राजीव को कार तक छोड़ने आए। राजीव का ये असर देख विदेशी राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर भी हैरान रह गए। कोल्ड वार के उस दौर में सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव से दोस्ती का दौर और अमेरिका के साथ व्यापार और वैज्ञानिक सहयोग का समझौता कर अपनी निरपेक्ष नीति का राजीव ने लोहा मनवा लिया। राजीव के साथ दुनिया के मंच पर उठा ये नया हिंदुस्तान था। जितनी सहज शख्सियत उतनी ही असरदार मौजूदगी। राजीव की साफगोई उनकी जुबान से टपकती थी। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, दुनिया के लिए भी उतने ही चिंतित। आज परमाणु निशस्त्रीकरण का जो अभियान अमेरिका का माना जाता है, उसका आइडिया सबसे पहले राजीव ने दिया था। 1986 में यूनाइटेड नेशंस की सभा को संबोधित करते हुए राजीव ने ही प्रस्ताव रखा था, अगर दुनिया को बचाना है, इसे बेहतर बनाना है, तो परमाणु संपन्न देशों को अपने हथियार नष्ट करने होंगे। तब राजीव के विचार पर अमेरिका और रूस जैसे देश हैरान रह गए थे। इंदिरा की हत्या के बाद कांग्रेस ने राजीव को अगले चुनाव तक के लिए ही प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन दिसंबर 1984 के चुनाव में देश की जनता ने अगले 5 साल के लिए उन्हें अपना नेता चुन लिया। कांग्रेस और देश की संसद के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी 416 सीटों के साथ सत्ता में लौटी थी। अमेठी की जिस सीट को लेकर मेनका गांधी से तनातनी बढ़ी थी, वहां भी मेनका के मुकाबले राजीव को 80% से भी ज्यादा वोट मिले। राजीव की आंखों में आधुनिक भारत का नक्शा साफ दिखता था। इसके लिए तकनीक का रास्ता राजीव के फैसलों ने ही साफ किया। मसलन कंप्यूटर, जो 1984 से पहले बेहद महंगे हुआ करते थे, लेकिन राजीव ने प्रधानमंत्री बनते ही कंप्यूटर और इसके कलपुर्जों पर इंपोर्ट टैक्स घटाकर 60% कर दिया। इसके साथ ही भारत में आईटी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ हो गया। राजीव को खुद भी कंप्यूटर से बेहद लगाव था। वो किसी भी दौरे पर जाते, उनका पर्सनल कंप्यूटर पहले प्लेन में रखा जाता। तब आज के मुकाबले कंप्यूटर्स बड़े हुआ करते थे। राजीव के इस शौक पर हंसी मजाक में उनके दोस्त उन्हें कंप्यूटर जी कहा करते थे। देश में आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत के साथ राजीव को राजनीति का बीटल्स जनरेशन कहा जाने लगा। अपने टेक्निकल एडवाइजर सैम पेत्रोदा के साथ राजीव ने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को आम आदमी तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। देश भर में पीसीओ लगाने की छूट देने के साथ वन कॉल सिस्टम बनाकर फोन करना भी सस्ता कर दिया। उस दौर में पीसीओ से अगर लाखों लोगों को रोजगार मिला, तो उसकी पीछे वजह थी परमिट राज का खात्मा। फोन लगवाने से लेकर गैस कनेक्शन और दूसरी सुविधाओं के लिए लाइसेंस का झंझट राजीव की नीतियों ने खत्म कर दिया। देश के मॉडर्नाइजेशन के फैसले में राजीव सबको शरीक करते। उद्योगपतियों की एक बैठक में राजीव ने पूछा था, आखिर क्या वजह है हमारे देश की हिंदुस्तान मोटर्स और जापान की टोयोटा कंपनी एक ही साल बनी, लेकिन वो हमसे आगे निकल गए हैं।
राजीव देश के औद्योगिकीकरण में आने वाली हर मुश्किल को दूर कर देना चाहते थे। आईटी और ऑटोमोबाइल्स की देसी कंपनियों के साथ अपोलो और स्कॉट जैसे मॉडर्न हॉस्पिटल्स राजीव के सपने का ही हिस्सा है। एक बार कैबिनेट मीटिंग में राजीव ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पूरे देश में दून स्कूल जैसे 200 स्कूल हों। राजीव के इस सवाल पर ही देश के हर जिले में नवोदय विद्यालय की नींव पड़ी। I dream of an India strong, युवा देश, युवा सपने और युवा जोश। राजीव ने उस युवा ताकत को अब फैसला करने का भी हक दे दिया। राजीव से पहले हिंदुस्तान में युवाओं को वोट देने का अधिकार 21 साल की उम्र में मिलता था, लेकिन राजीव ने उसे 3 साल घटा दिया। हिंदुस्तान का नौजवान अब 18 साल का होते ही वोट डाल सकता था और अपने युवा नजरिए से अपने देश का भावी नेता चुन सकता था। राजीव की ये सोच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तस्वीर बदल गई। उन्नीस 1989 का वो साल राजीव के लिए वाकई फुर्सत के साल नहीं थे। पीएम हाउस से अलग राजीव और सोनिया का नया बसेरा 10 जनपद में हो चुका था। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे राहुल भी छुट्टियों में घर आए थे, लेकिन सोनिया और राजीव को जिस मेहमान ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो थे क्रिस्टन वॉन। राजीव के ये वही इटालियन दोस्त थे जिन्होंने सोनिया से उनकी मुलाकात करवाई थी। क्रिस्टन जुलाई 1990 में दिल्ली आए, लेकिन 35 साल बाद भी राजीव सोनिया का प्यार देखकर दंग रह गए। क्रिस्टन के साथ उस पूरे महीने छुट्टी पर रहा राजीव गांधी का परिवार। राजीव गांधी 1991 में जब मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान हुआ, तब राजीव के साथ सोनिया भी कमर कस चुकी थी, हमेशा की तरह पति के साथ पूरे देश में चुनावी दौरे के लिए। अमेठी और रायबरेली जैसे गांधी परिवार के पारंपरिक चुनाव क्षेत्रों में सोनिया की अपनी पहचान थी। राजीव जब अमेठी से अपना पर्चा भरने गए, तब लोगों की डिमांड सुनकर दंग रह गए। भीड़ ने सोनिया को रायबरेली सीट से चुनाव में उतारने की आवाज उठाई। राजीव को यह आइडिया अच्छा लगा, लेकिन राजीव के जोर देने पर भी सोनिया चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। सोनिया ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन प्रचार में पूरी तरह राजीव के साथ थी। 1 मई 1991 को राजीव ने अपना चुनाव अभियान सोनिया के साथ ही शुरू किया। तब दिल्ली से सोनिया के साथ हेलीकॉप्टर खुद उड़ाकर अमेठी गए थे राजीव गांधी। अपने चुनाव क्षेत्र में राजीव जिस तरह बेखौफ होकर लोगों से मिले जुले, सुरक्षा एजेंसियां भी चकरा गईं। ऐसे तो राजीव किसी के भी निशाने पर आ सकते हैं। राजीव को अलर्ट रहने की बात बताई गई, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे आम हिंदुस्तानी पर पूरा भरोसा है। अगर मैं डरने लगा तो अपनी जिंदगी नहीं जी सकूंगा। खतरे की आशंका के बावजूद चुनावी सभाओं में राजीव अपनी रॉ में बहते चले गए, कभी जीप से तो कभी पैदल। उस चुनाव में राजीव ने काफी बेखौफ अंदाज में 600 से ज्यादा सभाएं की थी। लोगों से मिलकर राजीव देश के विकास के साथ स्थायी सरकार देने का वादा कर रहे थे। राजीव का नारा रंग ला रहा था। उस दौर के चुनावी सर्वेक्षणों में राजीव का नाम अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आ रहा था। तब राजीव ने अमेठी की एक सभा में कहा था, अब सोनिया आप लोगों की सेवा करेंगी और मैं बाकी देश की सेवा करूंगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सोनिया अलग सभाएं करने लगी थीं और राजीव अलग। इस दौरान मुलाकात भी कम ही होती। आखिरी बार 20 मई को एक साथ थे राजीव और सोनिया। दिल्ली में सुबह वोट डालने के बाद शाम 4 बजे तक घर पर रहे थे राजीव। इस दौरान राहुल गांधी को अमेरिका फोन कर आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला था। शाम 5 बजे के करीब बेटी प्रियंका का माथा चूमते हुए चुनावी दौरे पर निकल गए थे राजीव। उस दिन प्रियंका उन्हें आंखों से ओझल हो जाने तक देखती रही थी। तब ये अंदेशा भी नहीं था, पापा राजीव फिर कभी नहीं लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।